ठीक है। However, hydrogen ion do not easily cross the blood brain barrier. अब ब्लड ब्रेन बैरियर अगर हाइड्रोजन आयन बाहर पड़े हुए भी हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इसमें हमारे ब्लड में है, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर नहीं जा सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, फॉर दिस रीजन चेंजेस इन द हाइड्रोजन आयंस इन द ब्लड हैव कंसिडरेबली लेस इफेक्ट इन स्टिमुलेटिंग कीमोसेंसिटिव न्यूरॉन्स देन डू चेंजेस इन द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, even though the carbon dioxide is believed to stimulate these neurons secondarily by changing the hydrogen ion concentration। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर से, वहाँ पे जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में, और हाइड्रोजन आयन फिर खुद ब खुद जो है वो अंदर ही रिलीज़ हो जाता है। तो बाहर से आने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही रिलीज़ हो रहा है, तो वो डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देता है। समझ में आया? Carbon dioxide stimulates the chemosensitive area. Although carbon dioxide has little direct effect stimulating the neurons in the chemosensitive area, it does have a potent indirect effect. It does this by reacting with water, जो मैंने आपको बताया, to form carbonic acid, which dissociates into hydrogen ion and bicarbonate ions. The hydrogen ions have a potent direct stimulatory effect in the respiration. मतलब कहने का ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एक्ट नहीं करती, वो भी हाइड्रोजन आयन जब बन जाते हैं वो उसको उससे एक्ट कराती है। ठीक है। अब देखें ये वाला ग्राफ है, इसमें PCO2 दिखाई हुई है नीचे, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और दूसरी साइड पे देखिए उसमें एल्वियोलर वेंटिलेशन दिखाई हुई है। जितना PCO2 बढ़ता जाएगा उतना वेंटिलेटरी रेट इंक्रीज होता जाएगा। कैसे? जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी उतनी वो रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, कार्बोनिक एसिड बनेगा, डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजन स्टिमुलेट करेगी, हाइड्रोजन स्टिमुलेट होगी, तो इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी होने लगेंगे, तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है, ताकि हमारे वेंटिलेटरी मसल जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करवाएं और एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेल आउट हो जाए। आई समझ? डिक्रीज स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर फर्स्ट 1 to 2 days। अब ना क्या होता है कि पहले तो ये एक्यूट स्टिमुलेशन तो कर देती कार्बन डाइऑक्साइड, सही काम कर देती है अपना, लेकिन 1-2 दिन के बाद जो है ना उसकी स्टिमुलेटरी इफेक्ट कम हो जाता है। क्यों? वो देख लें आप। Excitation of the respiratory center by carbon dioxide is great the first few hours after the blood carbon dioxide first increases, then it gradually declines over the next 1 to 2 days, decreasing to about 1/5 the initial effect। तो फिर उसका इफेक्ट खत्म होने लगता है। Part of the decline results from the renal adjustment of the hydrogen ion concentration, the circulating blood back towards normal after carbon dioxide first increases the hydrogen ion concentration। अब चूंकि हमने देखा था जब कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है तो वो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। तो पहले तो जो हाइड्रोजन आयन वहाँ पे बन रही थी तो वो डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देती है, लेकिन जो बाइकार्बोनेट आयन बन रहे हैं फिर 1-2 दिन के बाद जो लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट होती है ना किडनी के थ्रू, उसको वो फिर डील करना शुरू कर देता है किडनी, तो बाइकार्बोनेट आयन को वो कंट्रोल करने लगता है, तो फिर हाइड्रोजन आयन का काम जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। The kidneys achieve this by increasing the blood bicarbonate which binds with the hydrogen ions, यानी कि फिर बाइकार्बोनेट इंक्रीज होते हैं, वो हाइड्रोजन से बाइंड करने लगते हैं, हाइड्रोजन बचती नहीं है उसको स्टिमुलेट करने के लिए इन द ब्लड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड टू रिड्यूस देयर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से फिर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो फिर वो इफेक्ट जो है जो पहले इंक्रीज ब्रीदिंग हुई थी तो फिर वापस वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है। But even more important, over a period of hours, the bicarbonate ions also slowly diffuse through the blood-brain barrier and combine with the hydrogen ion adjacent to the respiratory neurons as well, thus reducing the hydrogen back to near normal. ठीक है? A change in the blood carbon dioxide concentration therefore has a potent acute effect in controlling the respiratory drive, but only a weak chronic effect। यानी कि acute effect होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन chronic weak effect होता है इसका after a few days जो एडेप्टेशन में लगते हैं। ठीक है। क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ partial pressure of carbon dioxide and hydrogen ion concentration on alveolar ventilation। Effect of blood partial pressure of carbon dioxide and blood pH, which is the inverse logarithmic measure of hydrogen ion concentration। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी pH कम होगी, जितने कम होंगे हाइड्रोजन आयन उतनी pH ज़्यादा होगी on the alveolar ventilation। Very marked increase in ventilation caused by increased PCO2 in the normal range between 35 to 75 millimeter of mercury. This demonstrates the tremendous effect that carbon dioxide changes
have in controlling the respiration. By contrast, the change in the respiration in the normal pH range between 7.3 to 7.5 is less than 1/10 as grade. ठीक है, तो pH जो है वो इतनी मुतासिर नहीं होती उससे. Changes in oxygen have little direct effect on controlling the respiratory center. अब हमने देख लिया ना कि direct effect तो hypoxemia का है ही नहीं कीमोसेंसिटिव एरिया में. तो changes in oxygen concentration have virtually no direct effect on the respiratory center itself to alter respiratory drive, although oxygen changes to have an indirect effect बहुत बड़ा है, जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो मैंने आपको बताया. Peripheral chemoreceptor system for control of respiratory activity, role of oxygen in respiratory control. Special nervous receptor, जिनको हम कहते हैं chemoreceptors, they are located in the several areas outside the brain. कहाँ पे है मैंने बताया आपको, carotid bifurcation में dilatation, उसको carotid sinus कहते हैं, उसके अंदर हैं, और ये aortic arch में है. ठीक है, they detect the changes in the oxygen in the blood, although to a lesser extent to changes in the carbon dioxide and hydrogen ion concentration. वहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एक्ट करती है पेरिफेरल में भी, लेकिन कम, उसका डायरेक्ट इफेक्ट ज़्यादा है. The chemoreceptor transmit nervous signals to the respiratory center in the brain to help regulate respiration. वही वहाँ पे ना ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस नर्व आ रही हैं, वही ये सेंसेशन लेके जाती हैं, सिग्नल्स लेके जाती हैं. मोस्ट आर लोकेटेड इन द कैरोटिड बॉडीज एंड ऑल्सो इन द एओर्टिक बॉडीज एंड वेरी फ्यू विद अदर आर्टरीज ऑफ द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल रीजन. और इनके साथ ना बैरो रिसेप्टर्स भी पड़े हुए हैं, बिल्कुल यहीं पे जहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स हैं. बैरो रिसेप्टर्स हम ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे. बैरो से मतलब होता है प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के भी जो रिसेप्टर्स हैं वो इनके साथ ही पड़े होते हैं. ठीक है. The carotid bodies are located bilaterally in the bifurcation of the common carotid arteries. The afferent nerve fibers pass through the herring nerves to the glossopharyngeal nerves to the dorsal respiratory area of the medulla. The aortic bodies are located along the arch of the aorta. Their afferent fibers pass through the vagi. Vagi यानी कि plural है vagus का. Also to the dorsal medullary respiratory area. तो जो aortic arch है वहाँ से वेगस नर्व लेके जा रही है सिग्नल, और जो कैरोटिड बॉडीज हैं वहाँ से ग्लॉसोफेरेंजियल लेके जा रही है. ठीक है. ईच ऑफ द कीमोरिसेप्टर हैज इट्स ब्लड सप्लाई थ्रू अ माइन्यूट आर्टरी डायरेक्टली फ्रॉम द एडजेसेंट आर्टीरियल ट्रंक. ब्लड फ्लो टू दीज इज एक्सट्रीम, 20 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडीज देमसेल्व्स ईच मिनट. मतलब ये कि जो आर्टरी उसको सप्लाई कर रही है वो बहुत ही मतलब ये सेंसिटिव है. ज़रा सा भी उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो फ़ौरन डिटेक्ट करा देगी वो कीमोरिसेप्टर को. देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम द फ्लोइंग ब्लड इज़ वर्चुअली ज़ीरो. मतलब वहाँ पे ज़ीरो होता ही नहीं है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर. मतलब अगर ज़रा सा भी उसमें फ़र्क होगा ना तो फ़ौरन स्टिमुलेट हो जाएंगे. दिस मीन्स द कीमोरिसेप्टर्स आर एक्सपोज्ड एट ऑल टाइम्स टू आर्टीरियल नॉट द वीनस ब्लड एंड देयर PO2 आर आर्टीरियल. यानी कि वीनस ब्लड से वो एक्सपोज नहीं है, सिर्फ आर्टीरियल ब्लड ही वहाँ से गुजरता है और वो ही स्टिमुलेट करते हैं उसको, ज़रा सी भी अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो. ठीक है, ये आप देख लें रेस्पिरेटरी कंट्रोल बाय पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स. अब यहाँ पे एओर्टिक आर्च दिखाई हुई है, नीचे देखें, वहाँ से जो है वेगस नर्व जा रही है. ठीक है, और वो कैरोटिड बाइफर्केशन पे कैरोटिड बॉडी भी दिखाई हुई है. यहाँ पे होते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स और कैरोटिड बॉडी से निकल रही है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और दोनों मिलके हैरिंग नर्व बना रही हैं और वो जा रही हैं मेडुला में कीमोसेंसिटिव एरिया में. ठीक है, जहन नशीन कर लें. और ये ऑस्पी में ये वाला बहुत दफ़ा आता है, मतलब ब्लड प्रेशर की रैपिड रेगुलेशन में भी आता है और रेस्पिरेटरी कंट्रोल में भी. ठीक है, ऊपर जो है ब्रेन स्टेम बना हुआ है मेडुला एंड पॉन्स. डिक्रीज आर्टीरियल ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द कीमोरिसेप्टर. अब जैसे ही हाइपोक्सीमिया होगा कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे. ठीक है, अब ये देखें इफेक्ट ऑफ आर्टीरियल PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड इम्पल्स रेट फ्रॉम कैरोटिड. जितनी कम होती जा रही है उतना जो है कैरोटिड बॉडी में इम्पल्स जनरेशन इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है. इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर्स. अब वहाँ पे हमने देख लिया था कि डायरेक्ट इफेक्ट इनका ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हैं उन पे भी ये एक्ट कर सकती है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की अगर ज़्यादती हो जाए. An increase in either carbon dioxide or hydrogen ion concentration also excite the chemoreceptors and its way indirectly increase respiratory activity. However, the direct effect of both these factors are much more powerful than their
इफेक्ट मीडिएटेड थ्रू द कीमोरिसेप्टर। समझ गए आप? यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट उनका ज़्यादा है पोटेंट बनिस्बत ये कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स पे। ठीक है, yet there is one difference between the peripheral and the central effects of the carbon dioxide. The stimulation by way of peripheral chemoreceptors occur as much as 5 times as rapidly as central stimulation. मतलब इसमें यह है कि वहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करना पड़ता है ना, पहले वाटर के साथ रिएक्ट करे, फिर कार्बोनिक एसिड बनाए, फिर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो हाइड्रोजन बाय कार्बोनेट आयन में, फिर हाइड्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करेंगे कीमोसेंसिटिव एरिया। लेकिन यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड्स को स्टिमुलेट कर सकती है, 5 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है यहाँ पे अगर एक्ट करेगी तो, लेकिन ज़्यादा उसका डायरेक्ट इफेक्ट वहीं पे है। ठीक है, सेंट्रल एक्लिमेटाइजेशन आप देख लें क्या होता है। माउंटेन क्लाइंबर्स हैव फाउंड दैट व्हेन दे असेंड द माउंटेन स्लोली over a period of days than a period of hours, they breathe much more deeply and therefore can withstand far lower atmospheric oxygen concentrations than when they ascend rapidly. This is called acclimatization. यानी कि acclimatize हो जाते हैं ना, अगर बिल्कुल जल्दी जल्दी चढ़ जाए ऊपर तो बुरी हालत हो जाए ना, रेस्पिरेटरी रेट और वो सब इंक्रीज़ हो के, और ऑक्सीजन भी मतलब कम जाए अंदर, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट इतना इंक्रीज़ हो रहा होगा कि वो इंस्पिरेशन भी रिड्यूस हो जाएगी, एक्सप्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। बनिस्बत ये कि अगर वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हैं ना ओवर अ पीरियड ऑफ डेज, तो सही तरीके से उनकी रेस्पिरेशन होती रहती है, ब्रीदिंग होती रहती है, क्योंकि एक्लिमेटाइज हो जाते हैं वो। सही है। द रीज़न इज़ दैट विद इन 2 to 3 days द रेस्पिरेटरी सेंटर लूजेज अबाउट 4/5 ऑफ इट्स सेंसिटिविटी टू चेंजेस इन PCO2 एंड हाइड्रोजन आयन। जो वही वजह थी ना जो हमने पहले पढ़ी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1-2 दिन तक तो बहुत उसका अच्छा इफेक्ट होता है, लेकिन फिर उसके बाद जब रीनल एडजस्टमेंट होने लगती है, बाइकार्बोनेट आयन फिर इंक्रीज होने लगते हैं, तो फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। देयरफॉर द एक्सेस वेंटिलेटरी ब्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट नॉर्मली वुड इनहिबिट एन इंक्रीज इन रेस्पिरेशन फेल्स टू अकर, एंड लो ऑक्सीजन कैन ड्राइव रेस्पिरेटरी सिस्टम टू मच हायर लेवल ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन देन अंडर एक्यूट कंडीशन। तो एक्यूट कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट कर रही है, लेकिन जो मतलब क्रॉनिसिटी है ना, फिर उसके ऊपर लैक ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी तरह स्टिमुलेट करती है रेस्पिरेटरी सेंटर को थ्रू पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। आया समझ में? ओह, ये हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा, पीछे एक बड़ी अच्छी सी एक वो है चार्ट, वो देख लेते हैं। वो मैंने आपको पहले नहीं दिखाया। हाँ, ये ऊपर से देखेंगे बड़ा अच्छा सा चार्ट है। डिक्रीज वेंटिलेशन अगर हुई है तो इंक्रीज, यानी कि वेंटिलेटरी एफर्ट, इंस्पिरेटरी ये रेस्पिरेटरी रेट अगर डिक्रीज हो जाए तो इंक्रीज हो जाएगी आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज हो जाएगी पीएच। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज़ में सेंसरी सिग्नल्स मतलब भेजेंगे सेंसरी न्यूरॉन से रेस्पिरेटरी सेंटर में इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऊपर देखें आप, प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में, डिक्रीज पीएच ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड या सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसने को कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, और रेस्पिरेटरी सेंटर जो मेडुला में है वो फिर स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन से कहाँ पे आएंगे, रेस्पिरेटरी मसल्स में आएंगे ना। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल से क्या होगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी ड्राइव होगी, यानी इंक्रीज वेंटिलेशन होगी। ठीक है, और जो है फिर नेगेटिव फीडबैक होगा, और जो है वो जो इंक्रीज PCO2 थी, तो जब वेंटिलेशन हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सेल आउट होगी, तो जो इंक्रीज़ हो रही थी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो नॉर्मल हो जाएगी नेगेटिव फीडबैक से, तो फिर वो उसको सिग्नल्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सेंसर देखें, इंटीग्रेटिंग सेंटर जो है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर है। सेंसर क्या थे, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स थे, और इफेक्टर क्या हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, ये पूरा जो है एक रिफ्लेक्स आर्ट आपकी बनी हुई है यहाँ पे, और कीमो रिसेप्टर कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग दिखाया है। तो दिस फिगर डिपिक्ट्स द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन थ्रू चेंजेस इन द ब्लड partial pressure of carbon dioxide and pH. The blood-brain barrier represented by the orange box
अलाउज कार्बन डाइऑक्साइड टू पास इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे CSF कहते हैं, हम एब्रीविएट करते हैं, बट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये CSF और ये सब कुछ हम जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो सब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म हो गया। वैसे मैं पहले ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कराती हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दिया। तो अब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे हार्ट से, ठीक है। ऑल राइट। तो अच्छा हाँ, इसके मैंने वो भी बनाया, मैं इसका मैंने असाइनमेंट वो तो देख लें। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। छोटा सा अपने पास लिख लीजिए, फाइल में आपके फोल्डर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन। नंबर 3, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नीमोटैक्सिक सेंटर, और कहाँ कहाँ होते हैं वो भी लिख लो। व्हाट आर द इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स, ठीक है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ कीमोरिसेप्टर एंड हाउ इट इज स्टिमुलेटेड। ये वाला डायग्राम ही बना लें आप, इसको समझ लें, फिर आप ना जब पढ़ेंगे इम्तिहान से पहले या अपने टेस्ट से पहले, तो आप सिर्फ ये खोल के देख लीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर अभी पढ़ेंगे आप, पहली दफ़ा में एक रीडिंग पूरे चैप्टर की किया करें। और फिर जो आपको पढ़ाया जा रहा है डेली आपके कॉलेज में, वो कौन सा पोर्शन पढ़ा दिया, घर जाके टैली तो करें उसको। नोट्स थोड़े बहुत तो आप लिख लेते होंगे ना थोड़ा सा, फिर आप उसको टैली करें क्या क्या चीज़ आज टीचर ने जो है वो कवर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए रेलेवेंट टॉपिक, तो उसके असाइनमेंट बना के आप फोल्डर में डाल दें। इम्तिहान और टेस्ट से पहले सिर्फ आप फिर वो पढ़ लीजिएगा, तो उससे कितनी आसानी होगी आपको, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये अंदाज़ा आपको उसी वक्त होगा जब इम्तिहान से पहले अगर ये सब नहीं बने हुए होंगे आपके पास, और किताबें वो हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, क्या ऐसे करेंगे आप, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सा, क्योंकि इतना टाइम है आपके पास, किताब से पूरा चैप्टर A to Z पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू। और कमेंट भी तो लिख दिया करें ना, ताकि मुझे पता चले कि क्या मैं बोले जा रही हूँ कोई इफेक्ट भी हो रहा है आप लोग के ऊपर या नहीं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।